हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ घोस्ट शिप मूवी को। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1972 से, जहाँ हम एक इटालियन ओशन में एक शिप को देखते हैं। इस शिप के डांस फ्लोर पर सभी गेस्ट डांस कर रहे होते हैं कि तभी हम एक हाथ को देखते हैं जो एक लीवर को ऊपर की तरफ उठाता है। उस लीवर के ऊपर उठते ही एक वायर से सभी गेस्ट आधे हिस्सों में कट जाते हैं जो वहाँ डांस कर रहे थे, सिवाय एक छोटी लड़की के जिसका नाम केटी था, जिसकी हाइट कम होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। वहाँ का ये खतरनाक मंजर देखकर वो जोर से चिल्लाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब 40 साल बीत चुके हैं, जहाँ पर हम एक सैवेज क्रू को देखते हैं जिसका कैप्टन शॉन मर्फी था। ये पूरा क्रू एक शिप को टो करके किनारे तक लाता है। इस खुशी में शाम को वो सभी पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जैक नाम का एक आदमी आता है। वो कहता है कि मैं एक वेदर सर्विस पायलट हूँ। आज से 40 साल पहले एंटोनियो ग्रेजा नाम की एक शिप समुंदर में कहीं लापता हो गई थी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बेरिंग सी के अंदर है। और इस शिप में इतना खजाना है कि जिससे हम सारे काफ़ी अमीर हो जाएंगे। और ये पूरा क्रू जैक का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन शॉन मर्फी के साथ उसका पूरा क्रू उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर वो गुमशुदा एंटोनियो ग्रेजा शिप है। और वो उस जगह पर आते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी शिप नज़र नहीं आती, जिससे वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। तभी उनके स्टीमर के सामने एक विशाल शिप आ जाती है, और ये वही एंटोनियो ग्रेजा शिप थी जो गुमशुदा हो गई थी। क्रू का मेंबर ग्रीर और जैक जो उन्हें वहाँ लेकर आया था, वो दोनों स्टीमर में ही रुक जाते हैं, और बाकी सारा क्रू उस हॉन्टेड शिप के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही उन्हें कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक जगह आकर देखते हैं कि 40 साल पहले के क्लॉक का पेंडुलम अभी तक हिल रहा है। जैसे ही वो क्लॉक के पास आते हैं, वो पेंडुलम हिलना बंद हो जाता है, और उन क्रू में से एक पेंडुलम को हाथ लगाने ही वाला होता है कि तभी एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर पास के टेबल पर एक स्क्रैबल पड़ा होता है, जिसके अक्षर अपने आप ही बदलने लगते हैं, और उसमें लिख कर आता है कि वेलकम। खुद को संभाल कर सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि क्रू के मेंबर का पाँव नीचे का फ्लोर टूट जाने की वजह से नीचे धंस जाता है, और वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि मॉरिन उसका हाथ पकड़ लेती है, जहाँ नीचे वो एक छोटी बच्ची को देखती है। और ये वही बच्ची केटी होती है जो 40 साल पहले इस शिप पर हुए हादसे में बच गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि केटी की उम्र अभी भी उतनी है जितनी 1972 में थी। मतलब ये कि केटी अब आत्मा है जो मॉरिन को दिखती है, और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। मॉरिन को यहाँ कुछ समझ नहीं आता कि जो उसने देखा वो सच था या सिर्फ उसका एक भ्रम था। इसके बाद वो सब कैप्टन के कैबिन में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक क्लॉक मिलती है। वॉच को देखकर उन्हें पता लगता है कि ये वॉच आज के ज़माने की है, जबकि ये शिप 1972 की। तब शॉन कहता है कि शायद हमसे पहले भी खजाने की तलाश में यहाँ कोई आया होगा, और ये वॉच शायद उसी की है। सभी शिप का मैनुअल लेकर अपने स्टीमर में वापस आ जाते हैं। अगली सुबह इन्हें पता लगता है कि शिप में एक काफ़ी बड़ा होल है, जिसे शिप डूब रही है। इसलिए अगले 3 दिन में वो उस शिप के होल को रिपेयर करके उस शिप को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इसलिए सभी अब अपने काम पर लग जाते हैं। फिर हम मॉरिन को देखते हैं जो शिप के उस हिस्से में आती है जहाँ पर एक स्विमिंग पूल है। वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि स्विमिंग पूल में काफ़ी सारे बुलेट्स के शेल है। मॉरिन स्विमिंग पूल से ऊपर आ ही रही होती है कि उसे ऊपर केटी दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और ऊपर से नीचे पूल में गिर जाती है, और ज़मीन पर गिरने की वजह से उसके सर से खून बहने लगता है, पर वो पूल उसके खून को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉरिन जब खुद को संभालते हुए ऊपर देखती है तो वो बच्ची फिर से गायब हो चुकी थी, और बच्ची की जगह वहाँ जैक होता है जो उसे ऊपर ले आता है। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो पूरा स्विमिंग पूल खून से भर जाता है। जैक और मॉरिन आगे बढ़ते हैं, जहाँ मॉरिन एक कंपार्टमेंट का डोर ओपन करती है, जहाँ से काफ़ी सारा पानी निकलता है। और जब दोनों उस दरवाजे के अंदर आ जाते हैं तो वो डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। इसलिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हुए ये सारे कैबिन की तरफ आते हैं, जो काफ़ी सारे लकड़े के बॉक्सेस होते हैं। ये लोग अपने क्रू को यहाँ बुला लेते हैं, और जैसे ही पूरा क्रू वहाँ आकर उन बॉक्सेस को खोलता है तो अंदर उन्हें सोने के बार्स मिलते हैं, जिससे वो सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि वो शिप को यही छोड़कर
बोलकर सोना यहाँ से लेकर जाएंगे। ये लोग सोने को अपने स्टीमर पर लोड करके वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। तभी हम देखते हैं कि गैस सिलेंडर का नॉब अपने आप ही घूम रहा है और हवा में सारी गैस फैल रही है। मॉरिन यहाँ देखती है कि वो छोटी बच्ची उसकी तरफ उसे वार्न करने के लिए भागते हुए आ रही है, पर तभी उसे कोई पीछे खींच लेता है और तभी मॉरिन का साथी इंजन को ऑन कर देता है, जिससे वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है और मॉरिन का साथी उस ब्लास्ट में मारा जाता है। मॉरिन यहाँ उस छोटी बच्ची के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो शिप के डेटाबेस में गेस्ट के नाम चेक करती है, जहाँ उसे पता लगता है कि जो लड़की उसे दिख रही है उसका नाम केटी हावर्ड है, जो केटी के रूम तक आती है, जहाँ उसे केटी का स्केलेटन मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और समझ जाती है कि जो लड़की उसे दिख रही है वो उसी केटी की आत्मा है। वही हम शॉन को देखते हैं जो कैप्टन के रूम में बैठा हुआ होता है और उसके सामने उसी शिप की कैप्टन की आत्मा थी, जो उसे ड्रिंक ऑफर करती है और उसे कुछ फोटोज दिखाती है, जिसमें एक शिप होती है जिसका नाम लॉरेली था। कैप्टन बताता है कि आज से 40 साल पहले हमने इस शिप को रेस्क्यू किया था और इसी शिप में वो सोने के बड़े बॉक्सेस थे जो हमने अपने शिप पर लाए, और इसके ठीक 2 दिनों बाद हमारा शिप गायब हो गया। कैप्टन शॉन को और एक फोटोग्राफ दिखाता है, जिसे देखकर शॉन के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। यहाँ मॉरिन केटी की आत्मा के साथ होती है, जहाँ केटी की आत्मा उसे बताती है कि शिप के अंदर काफ़ी सारे लोगों की आत्मा कैद है और जो शख्स ये सब कर रहा है उसे काफ़ी सारे और आत्माओं की ज़रूरत है, और जब उसका काम पूरा होगा तभी हम सभी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। वहीं पर दूसरी तरफ हम ग्रीर को देखते हैं, जो उसी जगह आता है जहाँ आज से 40 साल पहले पार्टी चल रही थी, और तभी वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही माहौल बन जाता है जैसे 1972 में था, और वहाँ पर उसके सामने सारे गेस्ट और सिंगर आते हैं जो उस वक्त शिप में मौजूद थे। ग्रीर इस बात से अनजान था कि ये सारी आत्माएं हैं और वो इनके ट्रैप में फंस जाता है और मारा जाता है। अब तक क्रू में से 2 लोग मारे जा चुके थे और अब यहाँ हम क्रू के और 2 मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ उन्हें स्वादिष्ट खाना मिलता है जिसे वो खाने लगते हैं। अगले पल उन्हें पता लगता है कि वो खाना नहीं बल्कि कीड़े खा रहे हैं। वही हम शॉन मर्फी को देखते हैं, जिसे इस शिप के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका था और अब वो यहाँ से निकलना चाहता है। शॉन यहाँ मॉरिन को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके सामने उसका साथी आ जाता है जो ब्लास्ट में मर गया था। मॉरिन भी अब यहाँ आ जाती है, जहाँ शॉन और उसके साथी की आत्मा थी जो शॉन को मारने उसकी तरफ बढ़ रही थी। शॉन को मॉरिन में उसी साथी की छवि दिखती है जो उसे मारने आ रहा था, इसलिए वो मॉरिन को उसका साथी समझकर मारने लगता है, पर मॉरिन शॉन को जख्मी कर देती है। शॉन मॉरिन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जेक आकर मॉरिन को बचा लेता है और शॉन को मारकर उसे बेहोश कर देता है। जेक वही शख्स है जो इन सब को यहाँ लेकर आया है। जेक और मॉरिन शॉन को नीचे कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं और यहाँ उनके बाकी 2 साथी भी आ जाते हैं। ये सभी शिप को रिपेयर करके यहाँ से निकलना चाहते थे, इसलिए वो लोग नीचे शिप को रिपेयर करने चले जाते हैं। मॉरिन यहाँ अपने एक साथी को ढूंढ रही होती है कि तभी उसके सामने फिर से एक बार केटी की आत्मा आ जाती है, जो उसे दिखाती है कि जिसे वो ढूंढने आई है वो मर चुका है और ये और कोई नहीं बल्कि ग्रीर था। केटी की आत्मा मॉरिन को 1972 का सारा दृश्य दिखाती है, जहाँ सबको अलग अलग तरीके से मार दिया गया था, जिसमें एक केटी भी थी। और वहाँ एक गैंग आता है जो वहाँ सोना लूटने आया था, पर वहाँ वो सिंगर आकर गैंग लीडर को सीड्यूस करने लगती है, जिसके बाद वो गैंग का मेंबर अपने ही साथी को जान से मार देता है। या वो सिंगर उस लीडर को भी मार देती है। उसे लगता है कि अब सभी मारे जा चुके हैं तो शिप में मौजूद सारा गोल्ड अब उसका है। तभी वहाँ वो शख्स आता है जो इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड है, क्योंकि वो पूरा सोना सिर्फ उसे चाहिए था, इसलिए वो एक हुक के पास देखता है, जिसके कुछ पल बाद ही उस हुक से वो सिंगर भी मारी जाती है। जब मॉरिन को केटी उस आदमी का चेहरा दिखाती है तो वो घबरा जाती है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि जेक है।
मॉरिन समझ जा चुकी थी कि जो कुछ हो रहा है उसमें शॉन का कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए वो शॉन को बचाने जाने लगती है, पर शॉन मर चुका था। कैप्टन की आत्मा ने जो शॉन को फोटो दी थी वो अभी भी उसके हाथ में होती है, जो मॉरिन देख लेती है, और ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि जैक की होती है। जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक इविल स्पिरिट है जो किसी के लिए आत्माओं को जमा कर रहा है, और वो इन सभी को मारकर इनकी आत्मा को भी जमा करना चाहता था। मॉरिन अपने साथी से कहती है कि तुम्हें जैक पर नजर रखनी होगी, तब तक मैं अपने दूसरे साथी को ढूंढने जा रही हूँ जो पानी के अंदर शिप को रिपेयर करने गया था। मॉरिन जब उस जगह जाती है तो वो समझ जाती है कि वो भी अब मारा जा चुका है, जैक ने उसे भी मार दिया है। यहाँ मॉरिन के साथी में और जैक में आर्ग्यूमेंट होती है, जिसके बाद मॉरिन का साथी जैक को शूट कर देता है। उसे लगता है कि जैक अब मर गया है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ मॉरिन पूरी शिप में एक्सप्लोजिव लगाने लगती है ताकि वो पूरे शिप को ब्लास्ट कर सके। तभी उसके पास उसका साथी आ जाता है जो उसी शिप को ब्लास्ट करने से मना करता है। उस पर मॉरिन कहती है कि मैं इस शिप को ब्लास्ट करके रहूंगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो और लोगों को सोने की लालच में यहाँ लाकर उन्हें मार दिया जाएगा। तभी मॉरिन का साथी जैक में बदल जाता है, मतलब जैक ने मॉरिन के साथी को ही मार दिया और उसका रूप ले लिया है। जैक मॉरिन से कहता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है, जैसे तुम समंदर में फंसे बोट्स को जमा करती हो वैसे ही मैं सोल्स को जमा करता हूँ। मैं भी पहले इंसान था, पर मेरे किए हुए पापों की वजह से मुझे ये काम दिया गया और मुझे इस शिप की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। पर मॉरिन उसकी बात नहीं मानती, इसलिए वो मॉरिन पर हमला कर देता है। पर मॉरिन एक क्रॉसबो से जैक के पैर पर तीर चलाकर उसे जख्मी कर देती है और रिमोट पर निशाना लगाकर खुद वहां से कूद जाती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने की वजह से मॉरिन शिप के अंदर फंस जाती है। तभी वहां केटी की आत्मा आकर मॉरिन को ऊपर जाने का रास्ता बताती है। जब मॉरिन शिप से बाहर आती है तो वो देखती है कि सारी आत्माएं अब मुक्त हो चुकी है। सारी आत्माएं जैक की गुलाम थी सिवाय केटी के, क्योंकि केटी की एक प्योर सोल थी। अगली सुबह वहाँ एक शिप आती है जो मॉरिन को रेस्क्यू कर लेती है। जब मॉरिन स्ट्रेचर पर होती है तो वो देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और वो सोने के बॉक्सेस को शिप में लोड कर रहा है। जैक को देखकर मॉरिन जोर से चीखती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।